बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इंडक्टर का टर्म डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि कोई भी कॉइल जब उसको मिलता है वेरिंग करंट तो वो बिहेव करती है एज एन इंडक्टर। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, जिसका मतलब ये है कि आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडक्टर के अंदर अगर एनर्जी स्टोर्ड होती है तो उस एनर्जी की डिपेंडेंस किन फैक्टर्स पर है और उस एनर्जी को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अगर मैं इस टाइटल को चेंज कर दूं और मैं आपसे कहूं कि हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या ये गलत होगा? नहीं डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर का लिंक बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ही है। और अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप अगर ये याद करें कि क्या आपने प्रीवियस लेक्चर्स में या प्रीवियस चैप्टर्स में ये कहीं पढ़ा था कि एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी स्टोर होती है, अब आप सोचना शुरू कर देंगे कि कौन सा टॉपिक था जहां आपने एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था। मैं आपकी मुश्किल को आसान कर देती हूं और आपको याद दिलाती हूं कि जब आपने कैपेसिटर का टॉपिक पढ़ा था तो वहां कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से रिलेटेड जब आपने टॉपिक पढ़ा तो बेसिकली कोई भी कैपेसिटर जब कोई एनर्जी स्टोर करता है तो वो एनर्जी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है। किस तरह? सपोज करें कि ये आपके पास इस वक्त कैपेसिटर की न्यूट्रल मेटल प्लेट्स हैं। इन मेटल प्लेट्स के साथ एक स्विच की हेल्प से एक बैटरी कनेक्ट कर दें। जैसे ही आपने बैटरी को कनेक्ट किया, आपने स्विच को जैसे ही ऑन किया तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और मूव करवाता हुआ उस दूसरी प्लेट के ऊपर डिपॉजिट कर देगा। अभी मैंने सिर्फ एक ही पार्टिकल मूव करवाया है। आपने देखा कि बैटरी ने एक इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से रिमूव करके दूसरी प्लेट पर बिठाया है, डिपॉजिट किया है, तो बैटरी ने यकीनन एक वर्क परफॉर्म किया होगा ऐसा करने में। अब अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की अट्रैक्शन की वजह से इस प्लेट से चार्जेस मूव करते जाएंगे और दूसरी प्लेट पर डिपॉजिट होते जाएंगे। एक प्लेट हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड और दूसरी प्लेट हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज्ड। इन दो प्लेट्स के बीच में जनरेट होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड और उस फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बैटरी ने जो वर्क परफॉर्म किया था इन मूविंग द चार्जेस फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर प्लेट, वो वर्क कहां गया? डियर स्टूडेंट, वो वर्क इन चार्जेस की एनर्जी में स्टोर हो गया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अभी जो आपने एक्टिविटी देखी ये बेसिकली चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड थी। सो अगर आप ये कहें कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जब भी होगा तो एनर्जी सप्लाई करेगी बैटरी और उस एनर्जी को स्टोर करेगा कैपेसिटर इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये तो बात थी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। अभी अगर हम इसी कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग को स्टडी करें तो आप सिंपली बैटरी को रिमूव करें। जैसे ही वायर्स कनेक्ट हुई तो इलेक्ट्रॉन अपनी नेगेटिव वाली प्लेट से मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए इसको रोकती हूं और आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं। अब इस सर्किट में क्या कोई बैटरी है जो इन चार्जेस को एनर्जी दे रही है और ये मूव कर रहे हैं? तो आई एम श्योर आपका आंसर होगा नो, यहां बैटरी तो कोई नहीं है। फिर इन चार्जेस के पास एनर्जी कहां से आई? किस एनर्जी की वजह से ये अब सर्किट में मूव कर रहे हैं और डिस्चार्जिंग को जनरेट कर रहे हैं? डियर स्टूडेंट, वो एनर्जी आपके प्रीवियस केस में इन चार्जेस ने स्टोर की थी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चार्जेस उसी स्टोर्ड एनर्जी को यूज करते हुए मूव कर रहे हैं और डिस्चार्जिंग को जनरेट कर रहे हैं। सो ये डिस्चार्जिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और थोड़ी देर के बाद कैपेसिटर की प्लेट्स पर से चार्ज रिमूव हो गया, न्यूट्रलाइज हो गई और डिस्चार्जिंग कंप्लीट हो गई।
सो अब अगर हम ये कहें कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में कैपेसिटर स्टोर की हुई एनर्जी को ही यूज कर रहा होता है तो ये बात ठीक होगी। सो चार्जिंग में कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है, जबकि डिस्चार्जिंग में कैपेसिटर उसी स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करता है। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए हम थोड़ा सा प्रीवियस सेल्फ इंडक्शन वाले लेक्चर की रिकैप लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ये एक सिंगल कॉइल है, जिसे हम इंडक्टर भी कह सकते हैं, इसके साथ अगर आप एक बैटरी विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट अटैच करें और इस कॉइल को दें एक वेरिएबल करंट, तो वेरिएबल करंट में से पहला केस हम ये लेते हैं कि हम इस कॉइल को एक इंक्रीजिंग करंट देंगे। सो जैसे ही आपने एक इंक्रीजिंग करंट जनरेट किया, एक इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आपको नजर आया और इस कॉइल में आएगी एक इंड्यूस्ड करंट। इस सिचुएशन को मैंने थोड़ी देर के लिए रोका। अब आप मुझे ये बताएं कि जब इस कॉइल को एक इंक्रीजिंग करंट बैटरी ने दी तो क्या ये कॉइल अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ इस इंक्रीजिंग करंट को एक्सेप्ट कर लेगी या इसके अगेंस्ट एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट करेगी? यस, यू आर राइट। कॉइल इस चेंज के अगेंस्ट इंड्यूस्ड करंट जनरेट करेगी और उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ये होगा। अब क्योंकि कॉइल एक अगेंस्ट द सोर्स करंट जनरेट कर रही है तो सोर्स करंट को अब वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा टू मेंटेन द सोर्स करंट इन द सर्किट, ताकि वो इस ऑपोजिशन का मुकाबला कर सके और करंट को सर्किट में फ्लो करवा सके। सो इस प्रोसेस में जब करंट इंक्रीज हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुई, इंड्यूस्ड करंट सोर्स करंट के ऑपोजिट हुई, तो बैटरी ने एक वर्क परफॉर्म किया और वो वर्क इस कॉइल के अंदर या इस इंडक्टर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगा इन मैग्नेटिक फील्ड। सो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंडक्टर जब उसको मिलता है एक इंक्रीजिंग करंट तो वो बिहेव करता है एक रेजिस्टेंस की तरह और रेजिस्टेंस के तौर पर बिहेव करते हुए वो अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर कर लेता है। अब हम इसके उलट प्रोसेस देखते हैं और इसके ऑपोजिट प्रोसेस क्या होगा कि अब हम इस कॉइल को बैटरी की हेल्प से एक डिक्रीजिंग करंट देंगे। सो जैसे ही आपने करंट को डिक्रीज किया तो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आया और कॉइल ने इस डिक्रीजिंग करंट के अगेंस्ट जाना है। सो थोड़ी देर के लिए इसे रोकें और सोचें कि अब अगर कॉइल ने इस डिक्रीज इन करंट को अपोज करना है, यानी कॉइल ये नहीं चाहती कि ये करंट डिक्रीज हो, इसका मतलब कॉइल की ख्वाहिश है कि ये करंट कम ना हो बल्कि ज्यादा हो जाए। अब अगर उसने इस करंट को ज्यादा करना है तो क्या करेगी कॉइल या क्या करेगा इंडक्टर? सो अब इंडक्टर को खुद एक ऐसी बैटरी बनना पड़ेगा जो इस डिक्रीज होती हुई करंट को इंक्रीज करे। सो इस मकसद के लिए उसका इंड्यूस्ड करंट इस डिक्रीज होती हुई करंट के ही डायरेक्शन में होगा। सो अगर मैं इंड्यूस्ड करंट को ऑब्जर्व करूं तो इंड्यूस्ड करंट कुछ इस डायरेक्शन में होगी जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ सोर्स करंट ही है। और इस सिचुएशन में इंडक्टर का बिहेवियर एक रेजिस्टर की तरह नहीं था, वो अपोज नहीं कर रही थी डिक्रीज इन करंट को, वो उस डिक्रीज इन करंट को एक बैटरी बनकर इंक्रीज करने की कोशिश कर रही थी। सो इस सिचुएशन में इंडक्टर बिहेव कर रहा है एज अ टाइम वेरिंग बैटरी। सो डियर स्टूडेंट, इन दोनों सिचुएशंस में आपने ये देखा कि इंडक्टर दो तरह से बिहेव करती है और इंडक्टर के वो दो बिहेवियर अब हम देखते हैं कि कौन कौन से थे। पहला जो आपने केस ऑब्जर्व किया उसमें मैंने आपको बताया कि करंट इंक्रीज होगा और इंक्रीज इन करंट में हमने सपोज कर लिया कि करंट हुआ 0 से मैक्सिमम और इस मैक्सिमम होती हुई करंट को रोकने के लिए इंडक्टर ने बिहेव किया एज अ टाइम वेरिंग रेजिस्टर और टाइम वेरिंग रेजिस्टर की तरह बिहेव करते हुए उसने अपोज किया इस इंक्रीज को और इस ऑपोजिशन की वजह से जो बैटरी ने वर्क परफॉर्म किया वो उस इंडक्टर में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो ये वो सिचुएशन होगी जिसमें एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होगी।
दूसरा केस हमने डिस्कस किया जब करंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो डियर स्टूडेंट, जब करंट ने डिक्रीज होना है तो वो अपनी इस मैक्सिमम वैल्यू को डिक्रीज करके क्या करेगा, 0 बनाएगा। और इस सिचुएशन में इंडक्टर बिहेव कर रहा होगा एज अ टाइम वेरिंग बैटरी बिहेव करते हुए, वो अपोज कर रहा है इस डिक्रीज को। अब इस डिक्रीज को अपोज करने के लिए वो एनर्जी कहां से ले रहा है, वो उसी एनर्जी को यूज कर रहा है जो इस सिचुएशन में उसने स्टोर की थी। वो उसी स्टोर्ड एनर्जी को यहां पर रिलीज करेगा और इस डिक्रीज होती हुई करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। सो डियर स्टूडेंट, मैंने बड़ी डिटेल में कोशिश की कि आपको ये समझा सकूं कि इंडक्टर के रेजिस्टर और बैटरी की तरह के बिहेवियर कैसे होते हैं। डियर स्टूडेंट, इन दोनों केसेस में से जो फर्स्ट केस था जिसमें इंडक्टर एक रेजिस्टर की तरह बिहेव करते हुए एनर्जी स्टोर करता है, उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एनर्जी इज स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है। अब हम इसी एनर्जी से रिलेटेड डेरिवेशन करेंगे और ये देखेंगे कि इस एनर्जी की डिपेंडेंस किन किन फैक्टर्स पर है। तो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको याद दिलाती चलूं कि अभी मैंने आपको बताया कि बैटरी वर्क परफॉर्म करती है जब इंडक्टर रेजिस्टर के तौर पर बिहेव करता है और इंक्रीज इन करंट बाय सोर्स को अपोज करने की कोशिश करता है। सो क्या होता है, बैटरी नीड्स टू परफॉर्म वर्क अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ सो दैट इट कैन मूव द चार्जेस इन द सर्किट। अब बैटरी वो वर्क कितना परफॉर्म करती है, उसकी इक्वेशन है वर्क इज इक्वल टू सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू चार्जेस। डियर स्टूडेंट, ये वो चार्जेस हैं जिन्हें बैटरी सर्किट में मूव करवाने की कोशिश करती है। अब आपके माइंड में होगा कि ये इक्वेशन कहाँ से आई। ये इक्वेशन आपके जो प्रीवियस पोटेंशियल की इक्वेशन थी वहीं से हमने डिराइव की। आपने पढ़ा कि पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब आपका जो पोटेंशियल है जिसके अगेंस्ट बैटरी ने वर्क परफॉर्म करना है वो है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसे आप EL से इंडिकेट करेंगे। वर्क ही रहा और चार्जेस जो सर्किट में बैटरी ने मूव किए उन्हें हमने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा क्यू से। सो इस इक्वेशन से जब आपने वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट की तो वो वर्क डन बना सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ मल्टीप्लाई द चार्जेस विच बैटरी मूव्स इन द सर्किट। अब इस बेसिक वर्क की इक्वेशन से हम फर्दर डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ये वो वर्क है जो इंडक्टर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगा। सो आप इस वर्क को एनर्जी से रिप्लेस कर देंगे और ये क्या है, ये है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का आपने प्रीवियस लेक्चर में फार्मूला पढ़ा था, L डेल्टा I ओवर डेल्टा T और डेल्टा Q एज इट इज साथ हमने लिख दिया। अब इसमें एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। अब ये आपके पास डेल्टा I है जो कि है चेंज इन करंट इन इंडक्टर और डेल्टा Q ओवर डेल्टा T बेसिकली एवरेज करंट है। सो अगर डेल्टा Q ओवर डेल्टा T की हम एवरेज करंट की वैल्यू लिखें तो एवरेज करंट के लिए आप जानते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस पहले करंट क्या था, 0 था। आफ्टर सम टाइम उसमें मैक्सिमम वैल्यू हो गई I। सो इनिशियल करंट था 0, थोड़ी देर में हुआ वो I, तो एवरेज करंट हो जाएगा आपके पास I/2। और जो डेल्टा I का फैक्टर है वो है चेंज इन करंट। सो फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, तो डेल्टा I किसके इक्वल आ गया, I के। आपने ये डेल्टा I और डेल्टा Q बाय डेल्टा T की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की तो आपके पास एनर्जी का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह चेंज हो जाएगा। ये है L, डेल्टा I की वैल्यू है I और डेल्टा Q बाय डेल्टा T विच इज एवरेज करंट वो है I/2। सो आपके पास एनर्जी का एक्सप्रेशन बना हाफ LI²। यह आपके पास फर्स्ट एनर्जी का एक्सप्रेशन है। अगर आप याद करें तो जब आपने कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर की इक्वेशन डिराइव की थी तो वो इक्वेशन थी E इज इक्वल टू हाफ CV² और यहां पर आपके पास वैल्यू आई है हाफ LI²।
आई स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं। अब यहाँ पर आपकी जो ये फर्स्ट इक्वेशन एनर्जी से रिलेटेड आई, इस इक्वेशन को देखकर ये नहीं पता चल रहा कि आपकी ये एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हुई है या इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो हम अगर इसमें ये सेल्फ इंडक्टेंस और करंट की वैल्यूज को थोड़ा बहुत चेंज करके यहाँ पुट करें तो आप इसी इक्वेशन में वो फैक्टर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं जिनसे आपको ये पता चल सके कि ये एनर्जी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड किस में स्टोर हुई है। उसके लिए डियर स्टूडेंट आप इस L और I की वैल्यूज को थोड़ा सा इक्वेशंस की हेल्प से चेंज करेंगे। उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और फर्दर डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि हमें सेल्फ इंडक्टेंस और करंट की फर्दर इक्वेशंस की हेल्प लेना पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाती चलूं कि आपने पहले कौन कौन सी ऐसी इक्वेशंस पढ़ी हैं जिनकी हेल्प से हम फर्दर डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे। उनमें से एक ये इक्वेशन है n phi is equal to Li। ये आपने सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में स्टडी की थी। फिर इसी में आप अगर फ्लक्स की वैल्यू लिखना चाहें या इक्वेशन लिखना चाहें तो फ्लक्स इज इक्वल टू BA। याद रखें कि फ्लक्स भी पढ़ी लिखी है, फ्लक्स ने BA की डिग्री ली हुई है। सो फ्लक्स की क्या है जी, BA वैल्यू है। अब अगर आप सोलेनॉइड वाले टॉपिक को याद करें तो आपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की ये इक्वेशन पढ़ी थी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। इसमें जो स्मॉल n है उसकी इक्वेशन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये वो 4 इक्वेशंस हैं जिनकी अभी आप हेल्प लेंगे और इस एनर्जी की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सो मैं दोबारा एक दफ़ा एनर्जी की इक्वेशन लिख दूं जिसे आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है और वो इक्वेशन है हाफ Li स्क्वायर। इसमें पहले हम L की वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं। सो आपने L के लिए जो इक्वेशन इनिशियली लेनी है फॉर कैलकुलेशन वो है सेल्फ इंडक्शन की, जिसमें आपने टोटल फ्लक्स Li के इक्वल किया था। इसमें से अगर मैं L की वैल्यू सेपरेट करूं तो ये हो जाएगा n phi डिवाइडेड बाय I। इसमें फ्लक्स की वैल्यू पुट करें, जो अभी मैंने कहा कि आपकी फ्लक्स ने भी BA किया हुआ है, सो BA डिवाइडेड बाय I। इसमें B की आप वैल्यू जो सोलेनॉइड वाले टॉपिक में आपने पढ़ी थी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, वो यूज़ करेंगे और आप ऑब्जर्व करें कि ये I का फैक्टर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। सो जैसे ही आपने इस I के फैक्टर को कैंसिल किया तो आपके पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बनी वो बनी n म्यू नॉट स्मॉल n A। इसमें जो ये कैपिटल N है, अभी मैंने आपको बताया कि स्मॉल n था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो यहाँ से अगर आप इस कैपिटल N की वैल्यू पुट करें तो वो है NL और ये है म्यू नॉट NA। सो L की वैल्यू बनेगी म्यू नॉट N स्क्वायर AL। अभी हमने इस L की ये वाली जो वैल्यू फाइंड की है ये हम फिर इस इक्वेशन में यूज करेंगे। सेकंड जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो है I की, दैट इज करंट। सो फॉर I के लिए सिंपली आपने यही एक्सप्रेशन जो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI सोलेनॉइड का था इसकी हेल्प लेनी है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। यहाँ से आप I की वैल्यू सेपरेट करें तो वो बनेगी B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट N। ये आपके पास I का एक्सप्रेशन है जिसे हम इस इक्वेशन में, अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कहें तो यहाँ पर यूज करेंगे। सो अब आपने L और I की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है और फर्दर आप थोड़ा सा ही सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन ऑफ एनर्जी। सो अब इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस आती हैं। आपने वैल्यूज को जब पुट किया तो आपके पास L की जगह आ गया म्यू नॉट N स्क्वायर AL और I की जगह पर आ गया B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट N और ये होल स्क्वायर है।
समटाइम स्टूडेंट्स जब आप इसकी डेरिवेशन करते हैं तो ये स्क्वायर लगाना आप भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है डेरिवेशन और आप परेशान हो जाते हैं कि क्या मिस्टेक हो गई। सो बी केयरफुल, स्क्वायर लेना ना भूलिएगा। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, स्क्वायर को आप ओपन करें, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। अब इसमें जो फैक्टर्स कैंसिल हो रहे हैं वो हैं एन स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, दिस इज म्यू नॉट और ये एक म्यू नॉट से कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन एनर्जी का बना वो है हाफ ए एल बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। अब इस इक्वेशन में जो ये फैक्टर है ये क्या चीज़ है? दैट इज एरिया इनटू लेंथ। अगर आप इस इंडक्टर को ऑब्जर्व करें तो इस इंडक्टर में ये है एरिया ऑफ द इंडक्टर और L है लेंथ ऑफ दिस इंडक्टर। सो अगर आप इस एरिया और लेंथ ऑफ इंडक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द इंडक्टर। सो इसका मतलब कि इस इक्वेशन में ये AL बेसिकली वॉल्यूम है। सो अगर मैं एनर्जी को इस AL से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। तो ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पर ये बनेगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो इस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम इंडिकेट करते हैं UM से। सो अगर ये फैक्टर UM से रिप्लेस हो गया तो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आएगी हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। इसमें जो UM है दैट इज एनर्जी डेंसिटी। सो इस फाइनल इक्वेशन में आपने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास राइट हैंड साइड पर मैग्नेटिक फील्ड का फैक्टर आ रहा है, जो अब हमें ये बता रहा है कि इस इक्वेशन में जब एनर्जी स्टोर होगी तो वो बेसिकली एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर हो रही होगी। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। आपने बड़ी डिटेल में समझा कि इंडक्टर कब अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है, बैटरी जब वर्क परफॉर्म करती है तो उस वर्क की हेल्प से आप किस तरह उस स्टोर्ड एनर्जी की इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर इंड्यूस्ड EMS से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, बट टिल देन अल्लाह हाफिज।